मेरी तो अत्यंत ही अधीर और व्याकुल मन से संतृप्त होते हुए रुचिका ने कहा, लेकिन बाबा आपने तो कहा कि किसी खजाने, किसी विशेष स्थान अथवा बहुमूल्य वस्तु की रक्षा के लिए इनका निर्माण किया जाता है। फिर ये जगह तो एक बीहड़ है। भला भला यहाँ ऐसा क्या खास है जो यहाँ पर इन यक्षों का निर्माण कर इन्हें बसाया गया? और ये सब किया किसने? उत्सुकतावश राहुल ने पूछा। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ बाबा मुस्कुराने लगे। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा? आखिर राहुल ने हंसने मुस्कुराने वाली तो कोई बात की ही नहीं है। फिर रुचिका ने बूढ़े बाबा से पूछा, जो बात इस लड़के ने कही है वो हंसने वाली बात ही तो है। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, फिर भी कारण मारे से पूछो हो कि इस जगह में ऐसी क्या खास बात है? तुम मारे को हंसना नहीं आवेगा तो क्या आवेगा? उस बूढ़े बाबा ने कहा। क्या मतलब बाबा? आप कहना क्या चाहते हो? रुचिका ने फिर पूछा। अरे बेटी का तुमने इतिहास नहीं पढ़ा क्या? ये शहर है न सिरोही। एक जमाने में ये एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी और ये नगर उस सिरोही रियासत की राजधानी, और राजधानी ही तो रियासत की आत्मा होवे है न। इसलिए यहाँ के रजवाड़ों को इस नगर की सुरक्षा की खूब चिंता रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से इस विषय पर चर्चा की। तब उन्होंने इस यक्ष विद्या के बारे में उन्हें बताया और इसका प्रत्यक्षीकरण किया गया इस बाहरी घाटे में, क्योंकि सिरोही नगर को तीनों ओर से इस बाहरी घाटे ने घेर रखा है। ऐसे में अगर बाहरी घाटे की सुरक्षा का प्रबंध ठीक तरह से हो जाए तो फिर महाराजा को केवल एक और की सीमा सुरक्षा का ही प्रबंध करना होगा, जो अत्यंत ही सरल और पुख्ता रूप से हो सकता था। एक और की सीमा सुरक्षा करना फिर इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए इस बाहरी घाटे में ढेर सारे किशोरवय बच्चों की बलि दी गई और उन्हें यक्षों के रूप में परिणित किया गया, जिससे इस नगर की पूर्ण सुरक्षा हो सके। इसलिए तो ये नगर सिरोही कभी किसी का गुलाम नहीं बना, और ये झूठ नहीं सत्य है। शाश्वत सत्य सिरोही को कभी कोई नहीं जीत सका, न ही अंग्रेज और न ही मुगल। चाहे तो इतिहास उठाकर देख लो। छोटी रियासत जानकर हर बड़ी से बड़ी रियासत इसे अपने राज्य में मिलाना चाहती थी, पर लाख कोशिशें करने के बाद भी सफलता न मिलने पर अंततः उसे संधि करने को विवश होना ही पड़ता था। यहां इन यक्षों की आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। लेकिन जब देश आजाद हुआ और यहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, तब इस बाहरी घाटे को चीरकर इसके मध्य से इस हाईवे का निर्माण किया गया और यहां से लोगों की गाड़ियों की अनियंत्रित आवाजाही शुरू हो गई, जिससे यक्ष गुस्से से पागल हो गए और यहां दिन प्रतिदिन भयंकर से भी भयंकर और विभत्स हादसे होने लगे। कहते हैं जब ये हाईवे बना था तब भी पत्थरों और चट्टानों के नीचे दबने से कई मजदूरों की मौत हो गई थी। वे सब लोग जो यहां मारे गए हैं, अब उनकी अतृप्त प्रेतात्माएं भी यहां भटकती रहती हैं और लोगों को अपना शिकार भी बनाती हैं। इस नगर पर जहां एक और सिरणवानाथ भगवान श्री सारनेश्वर महादेव का आशीर्वाद है, वहीं इस बाहरी घाटे ने यक्षों की सुरक्षा का कवच पहना हुआ है। इसलिए तो इसे देवनगरी भी कहते हैं। देवनगरी सिरोही के इस अनकहे सत्य को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं, क्योंकि यहां यक्षों को बसाने की बात महाराज ने इतनी गुप्त रखी थी कि अपनी रानी को भी कभी नहीं बताई। ये बात केवल दो ही लोग जानते थे। एक तो वो राजा जिन्होंने इन यक्षों की उत्पत्ति करवाई थी, और दूसरे उनके पुरोहित जिन्होंने यक्षों को बनाया था। उन दोनों के सिवा कोई तीसरा इस सत्य को नहीं जानता। उस बूढ़े बाबा ने बड़ी सहमी सी रूहानी आवाज में कहा। उनकी बातें सुनकर वे सब लोग हैरान परेशान हो गए। उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि ये बात कोई नहीं जानता तो फिर ये बूढ़े बाबा कैसे जानते हैं। अतएव राहुल से रहा नहीं गया और उसने उन बूढ़े बाबा से पूछ ही लिया, क्या फेंक रहे हो बाबा? अगर ऐसा है तो फिर आप ये सब कैसे जानते हो? क्या
आप भी कोई भूत हो या फिर यूं ही ओनिहास हम डरे हुए हैं तो हमें और डरा रहे हो, हंसते हुए राहुल बोला। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा, वो भी इतना जोर से कि पूरा का पूरा जंगल उसकी हंसी से गुंजायमान हो उठा। और देखते ही देखते वहां कई यक्ष प्रकट हो गए। सिर पर एक छोटा सा मुकुट और तन पर सिर्फ एक लंगोट, बाकी पूरा शरीर नग्न। उनकी देह को देखकर उसकी कठोरता का अनुमान लगाया जा सकता था, जैसे कोई शरीर नहीं, वज्र की बनी काया हो। कद इतना बड़ा कि बड़े बड़े विशाल पेड़ भी उनके सामने कदहीन नजर हो रहे थे। उनकी आवाज, उनका शरीर, उनकी हंसी तथा अदमखोर जानवरों जैसे नुकीले दांत और पंजे, साथ ही उनके गले में पहनी हुई मुंडमाला उन्हें देखकर भय के मारे उन सबका कलेजा मुंह को आ रहा था। इतने भयानक यक्षों को एक साथ देखकर वे सब भय से हतप्रभ हो गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके समक्ष कई राक्षस आ खड़े हों। अभी तो वे लोग इस भय से उबरे भी नहीं थे कि उन्हें एक और सदमा लगा। वो बूढ़ा आदमी जिसने उन सबको बाहरी घाटे का इतिहास बताया था, वो भी अपना स्वरूप बदलकर अपने मूल यक्ष स्वरूप में परिवर्तित हो गया। ये देखकर उन सबको गंभीर आघात लगा। भय से उनके शरीर थर-थर कांपने लगे, उनके होंठ सूख गए, बोली जैसे गले में ही अटक गई, सांसें मानो थम सी गई। शरीर डर से पीला पड़ गया। अब तक जो कुछ भी उन्होंने देखा था वो सब तो इस दृश्य के सामने कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और उस पर सबसे ज्यादा आघात तो उन्हें इस बात का लगा कि वे अब तक एक खूंखार यक्ष से सामान्य इंसान जैसा व्यवहार कर रहे थे, एक भयानक यक्ष से बातें कर रहे थे, स्ट्रेंज। ये बात वाकई चौंकाने और भयभीत करने वाली थी। वहीं वो बूढ़ा आदमी जो अब यक्ष बन चुका था, जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ? अब तुम लोगों की बोलती कैसे बंद हो गई? हाँ, हमें माफ कर दो यक्षराज। हम यहां से दूर चले जाएंगे और फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। हमें छोड़ दो प्लीज। हाथ जोड़कर बिलखते हुए रुचिका ने विनती की। ये नहीं हो सकता। अगर तुम लोग यहां से जिंदा बच गए तो यहां हमारी शांति भंग करने दूसरे लोग आएंगे, लेकिन अगर तुम लोग मर गए तो फिर यहां कभी कोई नहीं आएगा। हाँ, शैतानी हंसी हंसते हुए वो यक्ष बोला। नहीं प्लीज, हमें जाने दीजिए प्लीज। राहुल और प्रया ने भी घुटनों के बल गिरकर उनसे दया की भीख मांगी। प्रोफेसर साहब भी रिक्वेस्ट करते हुए बोले, आप लोग इन बच्चों को छोड़ दीजिए। चाहे तो मुझे मार दीजिए, पर इन्हें छोड़ दीजिए। इन लोगों की कोई गलती नहीं है। इन्हें तो मैं यहां लेकर आया था। इन्हें माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे। न यक्षों की टोली के सामने गिड़गिड़ाते हुए वे बोले, नहीं, ये नहीं हो सकती। तुम लोग यहां से जीवित नहीं जा सकते। और फिर अब तो तुम इस जगह के सत्य से भी अवगत हो चुके हो, जो हमारे स्वामी कभी नहीं चाहते थे कि कोई उसे जाने। अतः ये रहस्य केवल रहस्य ही रहेगा। कोई भी इंसान कभी इसे नहीं जान सकेगा। ये राज्य तुम सबकी मौत के साथ ही सदा के लिए इस बाहरी घाटे में सिमट कर रह जाएगा। हाँ कहते हुए वे सब यक्ष उन लोगों पर टूट पड़े। सब कुछ उन लोगों की मौत के साथ ही सब कुछ सदा के लिए समाप्त हो गया। उनके सपने, उनका रिसर्च, उनका करियर और उनकी जिंदगी, सब कुछ। बस कुछ खत्म नहीं हुआ तो बाहरी घाटे का आंतक। दूसरे दिन जब गुप्ता जी वहां आए तो उन्हें कैंप में कोई भी नजर नहीं आया। ऐसे में उन्होंने कलेक्टर साहब और पुलिस को इस बात की सूचना दी। जब पुलिस की टीम ने उस जंगल की खाक छानी तो उन्हें अलग अलग जगहों से उन लोगों का सामान और क्षत विक्षत शरीरों के कई टुकड़े मिले, लेकिन वे चारों जो उन यक्षों के हाथों मारे गए थे, उनका न तो कोई सामान मिला और न ही लाश। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी काफी ज्यादा पसंद आए होगी, कुछ अलग आपको कहानी में जाने को। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको हर बार
आपको नया देने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नए पार्क के दुखों से आपको रूबरू करवाना चाहिए। तो जो भी आखिर तक कहानी सुन रहे हैं